हेलो डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 34 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जो नए साथी जुड़े हैं उसके लिए बता दें, ये जो हम लोग 1000 बीबीआई ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज कर रहे हैं उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और 1000 बीबीआई ऑब्जेक्टिव में आपको गारंटी देते हैं कि 35 क्वेश्चन जो है आपका यहीं से लड़ेगा 35 क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको इतना ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस में ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि किस में ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, गाय में, भेड़ा में, बंदर में या फिर कुत्ता में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बंदर में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। तो बंदर में जो है ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जिसका भी आंसर आपको आता होगा तुरंत आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है, आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है, फीताकृमि, कुत्ता, जोग, स्पंज। तो दोस्तों 36 का जो राइट आंसर है वो है आपका कुत्ता, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कुत्ता। तो कुत्ता जो है वो द्विलिंगी नहीं है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कुत्ता को लगभग सब कोई पालते भी है, देखते भी है, तो कुत्ता जो है वो द्विलिंगी नहीं होता है। बाकी जोग, स्पंज और फीताकृमि ये तीनों द्विलिंगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। मतलब पूछ रहा है निम्न में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए, कौन चीज स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। शैवाल, शिकागो, ब्रायोफाइट्स, क्राया, टेरिडोफाइट्स या फिर जिम्नोस्पर्म। जिसको भी आपको आंसर आता है तुरंत आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में करेंगे कि आपका कितना ऑप्शन टोटल सही हुआ। तो दोस्तों 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका जिम्नोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में जो है वो युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। ये जो भ्रूण के विकास की जो क्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में इसलिए टाइप किया है क्योंकि हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप लोग हिंदी और इंग्लिश जो है ना दोनों सेम ही होता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस इसको हिंदी में भी बोलते हैं। तो भ्रूण के विकास की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। युग्मक के संचयन को कहते हैं। युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं या फिर ऑर्थोजेनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों 39। तो 39 का जो आंसर होगा वो आपका सिनगेमी, सिनगेमी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सिनगेमी किसी, यानी कि ऑप्शन बी। तो युग्मक के संचयन को हम लोग सिनगेमी किसी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है। अब यहाँ पर बताइए एक लिंगी नहीं है। उस समय तो वहां पर द्विलिंगी पूछा था तो कुत्ता दे दिए थे क्योंकि कुत्ता द्विलिंगी नहीं है। अब यहाँ पर एक लिंगी कौन नहीं है, आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा वो है केचुआ, ऑप्शन डी, ठीक है। तो केचुआ जो है वो एक लिंगी नहीं है, वो द्विलिंगी होता है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, नहीं को ध्यान में नहीं देते हैं। मैं बार बार सभी वीडियो में बताते आ रहा हूँ, नहीं को ध्यान में नहीं देते और कुछ भी आंसर लगा के आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। मानव युग्मक के गुणसूत्र की संख्या है, यानी कि मानव युग्मक का जो गुणसूत्र की संख्या है वो कितना है, 21, 23, 44 या फिर 4। तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 23, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मानव युग्मक की गुणसूत्र की जो संख्या है वो 23 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। किसमें आंतरिक निषेचन होता है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है, मछली में, उभयचर में, शैवाल में या फिर आवृत्त बीजी में। तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर है वो है आपका आवृत्ति बीजी। क्या है, आवृत्ति बीजी, यानी कि ऑप्शन डी। तो आवृत्ति बीजी में जो है आंतरिक निषेचन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर। निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कैरपेल जो है कैरपेल से क्या विकसित होता है। मतलब पूछ रहा है कि जब निषेचन की क्रिया होती है उस समय ओव्यूल विकसित होकर क्या बनता है, बीज बनता है। अब बताइए कार्पेल जो है वो विकसित होकर क्या बनता है, पेराइसर, पेरिकॉट, टेस्टा क्या बनता है। तो दोस्तों 43 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पेरिकॉट, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो कार्पेल जो है वो विकसित होकर पेरिकॉट बनता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है, सर्प, मुर्गी, घड़ियाल, मानव। तो बताएंगे निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है, आप लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानव, यानी कि ऑप्शन डी। तो निम्नलिखित में से अंडज नहीं है मानव, क्योंकि भाई सांप वो भी अंडा देता है, मुर्गी वो भी अंडा देता है, घड़ियाल के बारे में हम लोग नहीं जानते। और एक ऑप्शन है मानव, मानव तो कभी अंडा नहीं देता, ठीक है। तो मानव आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। मतलब पूछ रहा है इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलता है, यानी कि फूल। बांस, आम, लीची, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी इसको किया था। तो यहाँ पर सिंपली एक जीवन भर में, उस क्वेश्चन में क्या था, वहां पर जीवन भर था और यहाँ पर जीवन काल है। तो जीवन काल में कौन है जो कि एक ही बार पुष्प देता है, यानी कि फूल देता है, दोबारा वो नहीं देता। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों बांस, ठीक है, ऑप्शन ए। क्योंकि बांस जो है वो एक बार पैदा होने के बाद और दोबारा कभी फूल नहीं देता है, फिर नया बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि दूसरा बांस हो जाता है, लेकिन बांस दोबारा वही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आम का पेड़ लेते हैं तो वो कई बार फल देता है, लेकिन बांस जो है वैसा कुछ नहीं होता। तो 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 46।
निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? आप बताएंगे निम्न में से कौन है जिसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार, सूर्यमुखी, पीपल, नीला कुरेंजी या फिर नीम, नीला कुरेंजी या फिर नीम। तो बताएंगे दोस्तों 12 वर्ष में सिर्फ एक बार किसमें फूल पुष्प खिलते हैं? तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नीला कुरेंजी यानी कि ऑप्शन सी। तो नीला कुरेंजी जो है वो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 परकंद का एक उदाहरण है। लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। तो बताएंगे परकंद का जो निम्न में से कौन उदाहरण होगा? तो दोस्तों 47 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अदरक यानी कि ऑप्शन सी। तो परकंद का उदाहरण क्या है? अदरक। अदरक जो है वो परकंद का उदाहरण है, अदरक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कलिका रोपण उदाहरण है। जिसका भी आंसर आता है, मैं बार बार बता रहा हूं, जिसका भी आंसर आता है आप लोग आंसर को तुरंत कमेंट कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो की स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड को घटा भी सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके तुरंत आंसर दे दीजिए। ठीक है, कलिका रोपण उदाहरण है कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, प्रकीर्णन का। तो दोस्तों कलिका रोपण जो है वो किसका उदाहरण है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालिक जनन का यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो कलिका रोपण जो है वो कायिक जनन का उदाहरण है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? ये जो पेनिसिलियम नामक जो कवक है, कवक में अलैंगिक जनन जो है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन वो किस रूप की किस संरचना के द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, कोनिडिया या फिर जेम्युलस। तो दोस्तों 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोनिडिया यानी कि ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? कोनिडिया। ठीक है, तो पेनिसिलियम नामक कवक में जो अलैंगिक जनन मुख्य रूप से कोनिडिया संरचना के द्वारा होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन है जो कि ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रोला, कमल, धान। यहाँ पर फूल का नाम दिया गया, आप लोग बताएंगे कौन पानी में रुककर, पानी में या कि उगकर जो है, उगकर लिखा हुआ, ठीक है, रुककर नहीं उगकर, यानी कि वहां पर पैदा होता है और ऑक्सीजन को जो है खींच लेता है। तो दोस्तों 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है जलकुंभी। जी हाँ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 जलकुंभी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, वो जो है उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 गेमा, जिसको मैं इंग्लिश में भी गेमा भी बोलते हैं, इसके द्वारा क्या प्रजनन होता है? उच्च श्रेणी के पौधे में गेमा जो है वो द्वारा यानी कि किसके द्वारा प्रजनन होता है? निम्न श्रेणी के जंतुओं में या फिर कुछ ब्रायोफाइटा में या फिर स्तनियों में। तो दोस्तों 51 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका कुछ ब्रायोफाइटा में यानी कि ऑप्शन सी। सभी ब्रायोफाइटा में नहीं, कुछ ब्रायोफाइटा में गेमा द्वारा प्रजनन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 52 एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी कि एक लिंगता की जो स्थिति को हम लोग उल्लेखित करेंगे, व्याख्यात करेंगे, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? समयुग्मी पर या फिर उभयलिंगी श्राई या फिर एक लिंगी श्राई या फिर विषम युग्मी। ठीक है, तो 52 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका एक लिंगी श्राई यानी कि ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? एक लिंगी श्राई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 द्विनिषेचन का परिणाम होता है। यहाँ पर पूछ रहा है द्विनिषेचन का जो परिमाण है वो क्या, परिणाम उसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है? बीजपत्र आता है, बीजांडकाय आता है, फिर भ्रूणकोश आता है या फिर भ्रूण आता है। तो दोस्तों 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रूणकोश यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो द्विनिषेचन का परिणाम जो है वो भ्रूणकोश आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे कि मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? बीजाणुओं के द्वारा जो जनन करने वाले जो पौधे होते हैं, मार्स, फर्न सामान्यतः ये जो है किस समूह में आता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रिप्टोगेमस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्रिप्टोगेमस। 9th क्लास में भी लोग पढ़े हैं, 9th क्लास में। तो बीजाणुओं के द्वारा जो जनन करने वाले पौधे हैं जैसे कि मार्स और फर्न जो है वो क्रिप्टोगेम्स समूह में आते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 साइकस में परागण होता है। साइकस में परागण होता है 3 कोशिका की अवस्था में, 4 कोशिका की अवस्था में, 2 कोशिका की अवस्था में या फिर 1 कोशिका। तो साइकस में परागण होता है वो कैसे होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 कोशिका की अवस्था में यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो साइकस में परागण होता है 3 कोशिका की अवस्था में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 56। क्या पूछ रहा है? एंथेसिस की परिघटना स्थित है, धीत है कि, यहाँ पर पूछ रहा है एंथेसिस की परिघटना धीत है कि परागण निर्माण, वर्तिकान व परागण पर परागण का पहुंचना, परागकोश का विकास या फिर पुष्पकलिका का खुलना। तो दोस्तों 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुष्पकलिका का खुलना यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो एंथेसिस की परिघटना वो स्थित है पुष्पकलिका का खुलना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? वॉकिंग फर्न, स्प्राउट लीफ पौधा का, मार्केसिया, मॉस। तो दोस्तों बताएंगे निम्न में से कौन पत्ती है, पत्ती का अग्रभाग द्वारा जो जनन करता है, कौन है निम्न में से? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है कि पत्ता का ऊपर वाला जो भाग अग्रभाग से कौन जनन करता है, यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वॉकिंग फर्न यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? वॉकिंग फर्न। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 आलू के कंद में आंखें होती है, पुष्प कलिकाएं और परोकलिकाएं, कक्ष कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं, ठीक है, और मूल कलिकाएं। तो आपको पूछ रहा है आलू के कंद में जो आंखें होती है वो कौन सी आंखें होती है, किस तरह की होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
कछस्थ कलिका यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी शरायु होता है। हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है वो उभयलिंगी शरायु होता है। इसका आंसर आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पाइनस यानी कि ऑप्शन बी। तो पाइनस जो है यानी कि निम्नलिखित में से पाइनस पादप जो है वो उभयलिंगी शरायु में होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन एक लिंगी है, बताएंगे। सरसों, उड़हुल, पपीता। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पपीता यानी कि ऑप्शन सी। तो निम्नलिखित में से पपीता जो है वो एक लिंगी है। ठीक है, पपीता एक लिंगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। अंडजनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग या फिर मादाजनन। तो अंडाणु बनने की जो विधि है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंडजनन यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो अंडाणु बनने की विधि को हम लोग अंडजनन कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं। शुक्राणु बनने की जो क्रिया विधि उसको क्या कहते हैं, शुक्राणुजनन कहते हैं, मादाजनन कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं या फिर अंगजनन कहते हैं। तो दोस्तों 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्राणुजनन यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, शुक्राणुजनन आपका राइट आंसर होगा। तो शुक्राणु बनने की जो विधि को हम लोग शुक्राणुजनन कहते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों तक आवाज क्लियर आ रही है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को क्लियर आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या क्या आप लोग ध्यान देंगे, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में जो है कितने जीव भाग लेते हैं। तो दोस्तों 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, और वहीं पे लैंगिक जनन उसमें दो जीव, तो अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव भाग लेता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, पौधे में अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा हो सकता है। पौधे में जो अलैंगिक जनन है वो किस विधि के द्वारा हो सकता है, यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, विभाजन द्वारा या फिर सभी के द्वारा। तो दोस्तों 64 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुकुलन द्वारा। ठीक है, तो पौधे में जो अलैंगिक जनन होती है वो मुकुलन के द्वारा होती है, हो सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। ये जो कायिक जनन है वो निम्न में से किस प्रकार होता है, जड़, स्तंभ, पत्ती या फिर तीनों के द्वारा। तो दोस्तों 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी यानी कि पत्ती के द्वारा। तो कायिक जनन जो है वो पत्ती के द्वारा होता है। ठीक है, कायिक जनन पत्ती के द्वारा होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है, पत्तियां के द्वारा, स्तंभ के द्वारा, जड़ के द्वारा या फिर बीज के द्वारा। तो दोस्तों 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्तंभ के द्वारा यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो आलू में जो कायिक संचरण होता है वो स्तंभ के द्वारा होता है, स्तंभ के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, एक ही फल के भीतर पराग कोशों से परागकणों का वत्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है। मतलब पूछ रहा है कि एक ही फल के भीतर पराग कोश से परागकण में पहुंचा, इसी को वत्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है। सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वपरागन, अंडोत्सर्ग, परपरागन, निषेचन। तो दोस्तों 67 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वपरागन यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, स्वपरागन। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंडाशय से अंडा निकलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं, रजो चक्र कहते हैं या फिर शुक्राणुजनन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है भाई वो है आपका ऑप्शन बी, अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंडजनन नहीं, अंडोत्सर्ग। तो अंडाशय से अंडा निकलने की जो प्रक्रिया है बहुत तो कंफ्यूजन में अंडजनन लगा देते हैं, लेकिन राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, अंडोत्सर्ग होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में या फिर फैलोपियन नलिका में। तो अंडाशय में, मानव मादा में जो अंडे का निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है, ये आपको सिंपली बेसिकली क्वेश्चन पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फैलोपियन नलिका में यानी कि ऑप्शन डी। तो मानव मादा में अंडे का निषेचन जो है वो फैलोपियन नलिका में होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। शिश्न, शुक्रवाहिका, एपिडीमिस या फिर वृष्ण। तो मानव नर में शुक्राणु भंडारण जो है वो किस जनक अंग में होता है। सिंपली ये क्वेश्चन पूछा है, शुक्राणु का भंडार जो है वो किस अंग जनक में होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका एपिडीमिस, एपिडीमिस। ठीक है, तो ऑप्शन एपिडीमिस, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो मानव नर में शुक्राणु भंडारण जो है वो एपिडीमिस में होता है। तो दोस्तों आज के लिए 70 यानी कि 36 क्वेश्चन आपका कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है यहाँ पर आपका एंड हो चुका पार्ट 3। ठीक है, अब पार्ट 3 आएगा नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग 71 क्वेश्चन से करेंगे। और फिर से बताते हैं 1000 ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, 1000 ऑब्जेक्टिव का। और दोस्तों गारंटी देता हूँ मैं आपको 35 क्वेश्चन आपको आएगा ही, 35 क्वेश्चन में आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। अगर ये कंटेंट आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की तैयारी यहाँ पर होती है। आपको 12th क्लास की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है सभी सब्जेक्ट की, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, बस आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।